मध्य प्रदेश में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले को सीएम शिवराज सिंह ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश के बाद बालाघाट के नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को हटा दिया गया है। बड़ी मंथला में आपको बता दें कि संविदा पर नियुक्त इंस्पेक्टर्स को भी हटा दिया गया है। साथ ही संबंधित मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद अब पूरे राज्य में गोदामों में रखे चावल की जांच होगी और ये जांच एफसीआई की टीम के साथ राज्य सरकार की टीम करेगी। सीएम शिवराज ने साफ हिदायत दी है कि राशन घाट में गड़बड़ी या कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो आपराधिक मामला भी दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से गरीबों को बांटे जाने वाला चावल बेहद घटिया क्वालिटी का पाया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर फटकार लगाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के अंशदायी पेंशन स्कीम यानी सीपीएफ में अपना हिस्सा 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जबकि राज्य के अफसरों और कर्मचारियों का 10% ही रखा है। इससे पहले अखिल भारतीय सेवा और राज्य के अफसरों का कर्मचारियों का सीपीएफ पिछले 15 साल से बराबर था। आपको बता दें कि सरकार अगर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14% करती है तो सरकारी खजाने पर 72 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, जबकि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कर्मचारियों के अंशदान 4% बढ़ाने पर सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए का भार आ सकता है। आपको बता दें कि वित्त विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक होने के बाद ये लाभ दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सड़क मार्ग के जरिए सिंधिया ग्वालियर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक वो ग्वालियर के रानी महल में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद शाम 5:30 से 8 बजे के बीच स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रात को सिंधिया स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। रात ग्वालियर में रुकने के बाद सिंधिया कल सुबह सड़क मार्ग से ही दिल्ली लौटेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को पत्र लिखा है, जिसमें 15 जिलों में फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर करने की मांग की है। कमल पटेल ने कहा कि 28 अगस्त से 15 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस कारण किसान फसल बीमा योजना कराने आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बैंक नहीं पहुंच सके। ऐसे में किसानों के हित में फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 2269 मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी रायपुर में ही एक दिन में 975 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं 12 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,164 है, तो वहीं अब तक कुल 299 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल कोरोना की 1,424 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 14,337 और कुल आंकड़े 66,914 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कल कोरोना से 27 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से कुल मौत का आंकड़ा 1,453 हो गया। नए मरीजों की बात करें तो कल इंदौर से 243, भोपाल से 163 और ग्वालियर से 104 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि कल 1,132 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने होम क्वारंटीन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके जरिए होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन हुए व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और निगरानी की जा सकेगी। इन कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही दिन में कम से कम 2 बार मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बैठक में लॉकडाउन खुलने की चुनौतियों के लिए प्रशासन को तैयार रहने को कहा है। साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को अपने क्षेत्र में निजी अस्पतालों के साथ समन्वय कर इलाज के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेने के निर्देश दिए। बैठक में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर जिले में लगभग 10,000 और दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में 2,000 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से एक ऐप बनाने को भी कहा है, जिससे लोगों को हॉस्पिटल में भरे और खाली बिस्तरों की जानकारी मिल सकेगी।
छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संकट पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि पूरे देश में कोरोना से लड़ाई में सबसे कमजोर भूपेश बघेल सरकार रही है। टेस्टिंग में फिसड्डी रही सरकार की बदइंतजामी के चलते रिकवरी रेट में भी छत्तीसगढ़ सबसे नीचे है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख से ज्यादा हुआ है। 24 घंटे में 78,357 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 1,045 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 76.98% हुआ। कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट 7.73% है। अनलॉक 4 के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2509 मामले सामने आए। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई। 1,858 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अभी 16,502 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 17,433 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 292 मौतें हुई हैं। राज्य में कल 13,959 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5,98,496 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,622 नए केस मिले। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 34 मौतें हुई। धारावी में कोरोना के सिर्फ 95 सक्रिय केस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कामकाज का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी शामिल हुए। सीएम शिवराज ने बाढ़ के दौरान प्रशासन की तत्परता को लेकर सराहना की। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र के करौंदिया गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे तालाब में साइकिल धोने गए थे और इसी दौरान पैर फिसलने से एक बच्चा डूबने लगा, जिसे बचाने में 2 और बच्चे डूब गए और तीनों की मौत हो गई। तीनों बच्चे 11 से 13 साल की उम्र के थे। इंदौर में पुलिस की टीम ने नकली फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 1,000 से ज्यादा नकली फर्टिलाइजर्स के डिब्बे जब्त किए हैं। भोपाल में पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापा मारा, जहां नाबालिगों को हुक्का परोसा जा रहा था। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मालवीय नगर में एक होटल में चल रहे इस हुक्का लाउंज पर छापा मारा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी हंगामा भी हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बार और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में उनका कारोबार बंद था, जिसे देखते हुए उनके 5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ किया गया है। साथ ही एफएल 3 होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब के बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क को भी कम किया गया है। कोरोना की वजह से 5 महीने तक बार और क्लब बंद रहे थे और 1 सितंबर को अनुमति के बाद ही सरकार ने होटल और बार पर मेहरबानी करते हुए 5 महीने का लाइसेंस और गारंटी शुल्क भी माफ कर दिया है। अब होटल और बार संचालकों को 12 महीने की जगह 7 महीने का ही लाइसेंस शुल्क देना होगा। गारंटी शुल्क से भी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों में संविदा पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं बरकरार रखते हुए 6 महीने के लिए बढ़ाई जाएंगी। जिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो गई हैं, उनकी सेवाएं अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ाई जाएंगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने सहकारी बैंक कर्मचारी महासंघ की मांग पर यह फैसला लिया। मंत्री ने आयुक्त सहकारिता को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश भर में 630 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं 31 अगस्त को खत्म हुई थी। झाबुआ पुलिस ने मध्य प्रदेश में कई अपराधों को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने कुछ दिन पहले एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों ने 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी को साफ किया था। इस गिरोह ने कर्नाटक में भी 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरोह के पास ये धारदार हथियार और देसी कट्टे भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास से 4 लाख का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले अलीराजपुर जिले के 3 सराफा व्यापारियों की तलाश भी शुरू कर दी है। ग्वालियर में रोपवे निर्माण को अनुमति मिलते ही एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि ये सिंधिया के लिए बड़ा झटका है। सिंधिया नहीं चाहते थे कि टर्मिनल सिंधिया स्कूल के पास बने, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ने कोई फेरबदल ना करके ये बात बता दिया है कि बीजेपी में आज भी स्थापित कार्यकर्ताओं की चलती है। बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी सिंधिया और उनके समर्थकों का बगैर नाम लिए निशाना साधा और कहा कि पहले हुए सर्वेक्षण में किले की दीवार को ठीक कराने की बात कही गई थी, लेकिन वहीं कहीं भी अपर टर्मिनल शिफ्ट कराने की बात नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी की कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी ने
पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी को रायपुर जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन क्या पार्टी नेतृत्व का ये फैसला बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। रायपुर जिले के कई कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही इन कार्यकर्ताओं ने एक पत्र भी लिखा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टी को चुनाव हराने वालों को पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया। पार्टी में वरिष्ठता को सही जगह नहीं दी गई है। इस पत्र को लेकर श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी पूर्व जिला अध्यक्ष ने जो नियुक्तियां की थी उनको लेकर है। ये सब नियुक्तियां नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद की गई, लेकिन इसके बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई। सुंदरानी का कहना है कि उनको जिला अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में ये इस्तीफे नहीं दिए गए। खंडवा के माधांता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेसियों ने स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग तेज कर दी है। प्रत्याशी की रायशुमारी के लिए पहुंचे सह प्रभारी संजय कपूर के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यही मांग दोहराई। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो स्थानीय नेता को टिकट देना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर बाहरी उम्मीदवार को सहन नहीं किया जाएगा। संजय कपूर ने प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी की। वरिष्ठ नेताओं से वन टू वन चर्चा भी की है। देश और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की चल रही कोशिशों के बीच नीमच से एक अच्छी तस्वीर सामने आई। कभी वीजा काउंसलर रही मीनाक्षी धाकड़ अब मधुमक्खी पालन के जरिए महिला सशक्तिकरण और खेती को फायदे का धंधा बनाने की मुहिम को आगे बढ़ा रही है। उनके इस प्रयास से एक तरफ जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कदम भी बढ़ाया जा रहा है। मीनाक्षी ने अठाना गांव में मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। देर रात पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैकर ने कोविड रिलीफ फंड के लिए डोनेशन की मांग की। थोड़ी देर वेबसाइट को किया गया रीस्टोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत की रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 9 बजे इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देंगे। USIFPF का तीसरा एनुअल लीडरशिप समिट 31 अगस्त से शुरू हुआ था। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव। लगातार 3 दिन तक घंटों तक चल रही इस बातचीत का नतीजा नहीं निकल रहा है। सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। चीन, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर ITBP और SSB को चौकस रहने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29-30 अगस्त की रात भारत ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद भारतीय सेना कभी मौजूद नहीं रही। यहां से चीन के मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन का नया झूठ। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दावा। किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कभी कब्जा नहीं किया, कभी भी किसी को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। भारत सरकार ने चीन के 118 और मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। इनमें सबसे खास नाम गेमिंग ऐप PUBG का है। लिविक, लूडो, ऑल स्टार, वीचैट और कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर भी पाबंदी। सरकार ने इन्हें सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा बताया। चीन की कार्रवाई का अमेरिका ने दिया जवाब। चीन के वरिष्ठ राजनयिकों के लिए अमेरिका में नई शर्त। विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहले से लेनी होगी इजाजत। चीनी राजनयिकों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी होगी पड़ताल। 3 दिनों के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। SCO की बैठक में होंगे शामिल। 8 देशों के प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। आज रूस के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात। सोशल मीडिया के राजनीतिक दुरुपयोग के मामले में फेसबुक इंडिया के प्रमुख की पेशवी। संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए अजीत मोहन। वॉल स्ट्रीट पर्स जनरल की खबर पर मांगी गई सफाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। कोरोना संक्रमण के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा सत्र से पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा सदन का सत्र और 15 सितंबर यानी कि एक दिन बाद सदन का सत्र 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। कोरोना संकट को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। विपक्ष ने प्रश्नकाल निलंबित करने का विरोध किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल उठाए। भारत और बांग्लादेश के बीच नए जलमार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के सोनामुरा और बांग्लादेश के
दाऊदकंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष फायदा होगा। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअल होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 22 सितंबर को चीन और 25 सितंबर को पाकिस्तान का संबोधन होगा। कई अहम मुद्दों पर रहेगी नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियली कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। लोन को लेकर हो सकता है फैसला। कर्ज के वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद। मोरेटोरियम के मुद्दे पर चर्चा की खबर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत और भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। कल इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से भी सीबीआई ने सवाल किए। मुंबई का ड्रग पैडलर जैद गिरफ्तार। अब तक 3 ड्रग पैडलर पर शिकंजा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाया। विकास सिंह ने कहा 2019 तक सुशांत ठीक थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात होने के बाद सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी। सुशांत के इलाज की बात भी छिपाई गई। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर का नक्शा पास किया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रस्तावित राम मंदिर परिसर का नक्शा प्राधिकरण को सौंपा था। सभी संबंधित विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद कार्रवाई की गई। कोरोना के चलते बंद हुई दिल्ली मेट्रो की सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। 7 सितंबर से समयपुर, बातली और हुडा सिटी सेंटर को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो शुरू होगी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार करेगी। कर्म योगी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी। अफसरों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से विशेष ट्रेनिंग। दिल्ली के निजामुद्दीन वर्कर्स में शामिल हुए विदेशी जमातियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विदेशी जमातियों की वतन वापसी पर सस्पेंस बरकरार। केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर उनका वीजा रद्द कर दिया है। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में शामिल हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसकी घोषणा की है। कहा बिना शर्त एनडीए के साथ आए हैं। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है।